चुड़ैल माँ का भूतिया अचार। एक गांव में सुलेखा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सुलेखा का एक बेटा था विनोद, जो कि शहर में अपनी पत्नी शीला और 7 साल की बेटी पिंकी के साथ रहता था। सुलेखा घर में भी अकेली थी। उसकी देखभाल करने वाला उसके साथ कोई नहीं था। वो हमेशा अपने बेटे को याद किया करती थी। एक दिन सुलेखा का बेटा विनोद अपने परिवार के साथ उससे मिलने गांव आया। सुलेखा उन सबको देख बड़ी ही खुश होती है। सुलेखा अपने हाथों से सबके लिए आलू की सब्जी और रोटी बनाती है। सब मिलकर खाना खा ही रहे थे, तभी सुलेखा की पोती पिंकी खाना छोड़कर इधर उधर देखने लगी। तब शीला बोली, क्या हुआ पिंकी बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ, मुझे किसी चीज की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है दादी ने कुछ स्पेशल चीज बनाई है। पिंकी बिटिया, मैंने तो ऐसा कुछ खास बनाया ही नहीं जिसकी तुम्हें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। दादी, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ, खुशबू रसोई से ही आ रही है। पिंकी तुरंत जाकर रसोई में इधर उधर देखने लगी। फिर वो रसोई से एक अचार का डिब्बा उठाकर ले आई। अरे, ये तो आम का अचार है, मैंने पिछले महीने ही डाला था। दादी, आप मुझे आम का अचार दो, मैं यही खाऊंगी। सुलेखा पिंकी को अचार के डिब्बे से अचार निकाल कर देती है। अचार से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि शीला और विनोद से भी रहा नहीं गया। उन दोनों ने भी आम का अचार चखा। उन्हें वो अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये अचार तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसा अचार तो मैंने कभी नहीं खाया, मजा ही आ गया। अगले दिन विनोद अपने परिवार के साथ जब वापस शहर जाने लगा, तब सुलेखा उन्हें अचार का डिब्बा दे देती है। बेचारी सुलेखा फिर से अकेली रह गई और उसका बेटा विनोद मजे से शहर में अपने परिवार के साथ रह रहा था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, शीला की कुछ सहेलियां संगीता, ममता और आरती उससे मिलने आई। चारों सहेलियां खूब बातें करती है। शीला, अब बातों से पेट नहीं भरने वाला, बहुत भूख लगी है। अपनी सहेलियों को कुछ खिलाओगी नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब बैठो, मैं अभी तुम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद शीला ने सबके लिए खाना लगाया। सबने खाने की टेबल पर बैठकर खाना शुरू किया। तभी शीला रसोई से अचार का डिब्बा उठाकर ले आई। उसमें से आ रही खुशबू ने सबका ध्यान उस डिब्बे की तरफ खींच दिया। अरे वाह शीला, अचार की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, हमें भी दो ना। हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। फिर सबने अचार बड़े मजे से खाया। सबको अचार का स्वाद इतना बढ़िया लगा कि सब खाना छोड़ बस उंगलियां चाटने लगे। उसके बाद तीनों सहेलियां शीला से पूछने लगी, शीला, अचार तो बहुत ही टेस्टी है, मजा ही आ गया। बताओ ना, तुम ये अचार कहाँ से लाई हो? शीला को बताने में बड़ी शर्म आ रही थी कि वो अचार उसकी सास ने बनाया है और वो गांव से लेकर आई है, इसलिए वो झूठ बोल देती है। ये अचार तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गई थी ना, तो वहाँ से लेकर आए हैं। ओह अच्छा, तो कितने का है ये अचार? ये तो 1000 रुपए किलो है। अच्छा, बहुत महंगा है, पर प्लीज मेरे लिए 2 किलो मंगवा दो ना, ये लो 2000 रुपए। तभी शीला की दूसरी सहेली संगीता बोली, हाँ, मेरे लिए भी 1 किलो मंगवा दो, ये लो पैसे। मेरे लिए 5 किलो मंगवा देना, मैं तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। शीला सबसे अचार के पैसे ले लेती है। एक ही झटके में उसके पास 8000 रुपए आ गए। शीला मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को जब विनोद ऑफिस से घर लौटा, तो वो उससे बोली, देखो विनोद, तुम कल ही गांव चले जाओ और अपनी माँ से पूरे 8 किलो अचार बनवा कर ले आओ। क्या, तुम क्या बोल रही हो? इतना सारा अचार का क्या करोगी तुम? शीला विनोद को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर विनोद भी बहुत खुश हो गया और अगले दिन सुबह सुबह ही गांव जाकर अपनी माँ से 8 किलो अचार बनवा कर ले आया। उसके बाद शीला की सहेलियाँ उससे 20 किलो अचार मंगवाने को कहती है।
विनोद देखो, मेरी सहेलियों ने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं और पूरे 20 किलो अचार मांगा है। तुम कल ही गांव चले जाना। हाथ आई लक्ष्मी को जाने नहीं देना चाहिए। अगले दिन विनोद फिर से गांव चला गया, लेकिन उसकी माँ सुलेखा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। विनोद 20 किलो आम का कट्टा वहीं रख देता है। माँ देखो, ये अचार 2 दिन में बना देना, मैं आकर ले जाऊंगा, ठीक है? पर मेरी तबीयत खराब है बेटा। अरे माँ, ये सब तो चलता रहता है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा तरक्की करे? मैंने शहर में आम का अचार बेचना शुरू किया है और अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ। एक बार सब सेट हो जाए, फिर मैं आपको भी शहर ले जाऊंगा। बेचारी सुलेखा इतनी बीमारी में भी उठकर खड़ी हो गई और अचार बनाने लगी। लेकिन रात को अचानक सुलेखा को इतना तेज बुखार आया कि वो जमीन पर गिर गई। उसे देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। अचानक सुलेखा की सांस उखड़ने लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। मरने के बाद सुलेखा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। वो एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। मुझे ये अचार बनाना ही होगा, मैं मर नहीं सकती। उसके बाद चुड़ैल सुलेखा ने रात में ही अचार बनाकर रख दिया, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि बेचारी सुलेखा घर के अंदर मरी पड़ी है। सुबह हो चुकी थी। तभी अपनी लाश देख चुड़ैल सुलेखा बोली, मैं जल्दी से अपनी लाश को कहीं छुपा देती हूँ। अभी मेरा बेटा आने वाला है, कहीं उसे पता न चल जाए। अभी अभी तो उसने अचार बेचने का काम शुरू किया है, उसका काम खराब नहीं होना चाहिए। चुड़ैल सुलेखा ने अपनी ही लाश को पीछे एक कमरे में छुपा दिया। अगले ही दिन जब विनोद शहर से वापस आया, तब सुलेखा आंगन में ही चारपाई पर बैठी हुई थी। उसने आंगन में ही अचार के डिब्बे तैयार करके रखे हुए थे। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, अब जल्दी से मुझे अचार दे दो, मुझे अभी निकलना होगा। हाँ बेटा, ये रखा है, कल रात को ही तैयार कर दिया था, लेकिन तूने मेरी तबीयत तो पूछी ही नहीं। अच्छी खासी तो दिख रही हो माँ। अच्छा माँ, मुझे और 30 किलो अचार का ऑर्डर मिला है। मैं कच्चे आम की बोरी यही रखवा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। विनोद के घर चले जाने के बाद सुलेखा तुरंत घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर अपने असली चुड़ैल रूप में आते हुए बोली, अचार के बहाने ही सही, कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आता है। पहले तो साल बीत जाते थे उसकी शक्ल देखे। थोड़ी देर बाद चुड़ैल सुलेखा अचार बनाने में लग गई। वो रातों रात अचार का ढेर लगा देती है। वहीं दूसरी ओर शहर में विनोद और शीला अचार बेचकर खूब पैसे कमा रहे थे। विनोद, अब तो हमारा अचार धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। देखना, हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। हाँ सच में, और ये सब माँ की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, पर हमें अभी और पैसे कमाने हैं। तुम बस अपनी माँ को बोलो वो अचार बनाती रहे। अब हमें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं। पर बेचारी माँ अकेले इतना सारा अचार कैसे बना पाएगी? अरे तो क्या, अचार का काम बंद कर दे। वो गांव की औरत है, वो सब कर लेगी। तुम बस इस बार जाकर उन्हें बोल देना। शीला की बात मानकर विनोद बिल्कुल वैसा ही करता है। वो गांव जाता है और अचार बनाने के लिए इस बार पहले से भी ज्यादा कच्ची आमी रखवा देता है। रात होते ही सुलेखा फिर से अपने असली चुड़ैल रूप में आ गई और सारी अमियों का अचार बना डाला। वहीं हर बार विनोद गांव आता और पहले से भी ज्यादा अमिया रखवा देता। वहीं चुड़ैल सुलेखा रातों रात अचार बनाकर तैयार कर दिया करती। और देखते ही देखते विनोद और शीला बहुत ही अमीर हो गए। पर उन दोनों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अकेली बूढ़ी सुलेखा एक ही दिन में इतना सारा अचार बनाकर कैसे तैयार कर लेती है। उन्हें इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि वो बेचारी तो कब की मर चुकी है। वो दोनों तो बस पैसों के लालच में अंधे हो चुके थे। एक दिन की बात है, पिंकी को सपने में दादी दिखाई दी और वो गांव जाने की जिद करने लगी। विनोद और शीला उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर शीला और विनोद को उसकी बात माननी ही पड़ी। अच्छा ठीक है, चलो आते वक्त अचार भी ले आएंगे। ये दादी, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने।
फिर विनोद और शीला अपनी बेटी पिंकी को लेकर गांव जा पहुँचे। सुलेखा हमेशा की तरह आंगन में अचार से भरे हुए डिब्बे तैयार करके बैठी हुई थी। पिंकी अपनी दादी को देखकर उनके गले लग गई। सुलेखा भी अपनी पोती को देखकर बहुत खुश होती है। दादी चलो ना अंदर चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बिटिया, मैं अभी तुम सबको गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती हूँ, चलो अंदर चलो। सुलेखा तुरंत रसोई में जाकर उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाने लगी। तभी पिंकी को अजीब सी गंध महसूस होती है। माँ, कितनी अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ तो। अरे कैसी बदबू पिंकी बेटा, तुम जब पहले दिन आई थी तब तुम्हें खुशबू आ रही थी और अब आई हो तो तुम्हें बदबू आ रही है। नहीं माँ, सच में बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। क्या तुम्हें नहीं आ रही? मुझे लगता है तुम्हें गोबर की बदबू आ रही होगी। गांव में हर जगह तुम्हें गोबर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग चूल्हा जलाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तभी सुलेखा रसोई से सबके लिए खाना लेकर आई। आ जाओ सब, खाना ठंडा हो रहा है। सबने मिलकर खाना शुरू किया, लेकिन पिंकी का ध्यान अभी भी बदबू की तरफ ही था। अरे पिंकी बिटिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? वो दादी, मुझे अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ। बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। ओह, शायद बाहर किसी ने गोबर जलाया होगा, उसी की महक आ रही होगी। खाओ खाओ, खाना खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। रात को जब सब खाना खाकर सो गए, लेकिन पिंकी को नींद नहीं आ रही थी। घर में उस बदबू की गंध और भी तेज हो चुकी थी, जिस वजह से पिंकी सो नहीं पा रही थी। वो उठकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे एक कमरा दिखाई दिया, जहाँ से बहुत तेज बदबू आ रही थी। जैसे ही पिंकी ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे वहाँ दादी सुलेखा की लाश दिखाई दी। वो तुरंत अपनी मम्मी पापा को बुलाकर ले आई। हे भगवान, माँ, ये तुमको क्या हो गया माँ? ये तो मर चुकी है और इनमें से तो इतनी बदबू आ रही है जैसे ये कब से यहाँ मरी पड़ी हो। इसका मतलब वो जो हमारे साथ है। विनोद सब समझ गया और सबको चुप रहने को कहा और वो कमरा बंद कर दिया। उसके बाद वो सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई, सुलेखा सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। तभी विनोद के आंखों में आंसू आ गया और वो रोने लगा। अरे बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? माँ, मैं सच जान चुका हूँ। मेरे और शीला के लालच ने तुम्हारी जान ले ली। तुम मरने के बाद भी हमारा भला सोचती रही और हम जीते जी भी तुम्हारा ध्यान न रख सके। हाँ माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। इतना सुनते ही सुलेखा अपने असली चुड़ैल रूप में आ गई। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। बेटी पिंकी, तुम अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की बहुत जरूरत होती है। इतना कहते ही चुड़ैल सुलेखा गायब हो गई। वहीं विनोद और शीला बहुत रोते हैं। उसके बाद नम आंखों से विनोद ने अपनी माँ सुलेखा का अंतिम संस्कार किया। विनोद और शीला को अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर रहता है और फिर उन्होंने अचार से कमाए हुए सारे पैसे एक वृद्ध आश्रम में दान कर दिया।